Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are discussing about the chapter number 2 of science, that is nutrition in animals. In last video we are discussing about the digestion in humans. In this we are buccal cavity, food pipe. हमने इन दो के बारे में पढ़ लिया था. अब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टमक में क्या होता है, सबसे पहले फूड हमारा माउथ के थ्रू कहाँ गया, बकल कैविटी में गया. बकल कैविटी के बाद वो फूड पाइप में आया. अब ये फूड पाइप क्या होती है, अपने आप कंप्रेस होती रहती है. कंप्रेस होने के बाद ये फूड कहाँ जाएगा, ये उस फूड को आगे की तरफ पुश कर देगा जो कि स्टमक में जाएगा. अब स्टमक में जाने के बाद इसका डाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं. तो स्टमक में क्या होता है, स्टमक क्या होता है, बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है. सबसे पहले ये देखो, थिक वॉल्ड बैग, मतलब एक छोटी नहीं बहुत होती है लेकिन बहुत पतली होती है. थिक वॉल्ड बैग, शेप इज फ्लैटेंड जे एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. ये देखो जे की तरह इसकी स्ट्रक्चर है, जे की तरह. तो इसकी शेप कैसी होती है, जे की तरह शेप होती है, फ्लैटेंड होता है मतलब पूरा फ्लैट होता है. और सबसे बड़ा वाइडेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनल का. एलिमेंट्री कैनल क्या बताया था मैंने, ये जो पूरा जो डायग्राम बनाया है ये हमारा क्या है, जो फूड होता है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस तक पहुंचता है. तो ये जो पूरा जो पाथ है जो फूड फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनल का, वाइडेस्ट पार्ट है. फिर रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप, इसमें फूड कैसे आता है, फूड पाइप के थ्रू आता है. एंड ओपन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो अपना स्टमक है ना, ये कहाँ ओपन रहता है, इस फूड, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें ओपन रहता है. ठीक है, अब ये जो स्टमक है ना, इसके अंदर हमारे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना, ये क्या करते हैं, कुछ जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं. समझ में आया, क्या होता है, स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं. उस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट रहता है, उस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस. ये तीन चीज़ उस जूस में प्रेजेंट रहती है. अब इन तीनों चीज़ों का काम क्या है, वैसे तो ये जो फूड डाइजेस्ट होता है उनके काम आती है, लेकिन बेसिकली करते क्या है, फूड को डाइजेस्ट कैसे करते हैं. ये जो पेप्सिन है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है. हमने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया था लेकिन लिटिल अमाउंट ऑफ कन्वर्ट हुआ था. अब जो बचा हुआ फूड है वो कौन कन्वर्ट करेगा, स्टमक कन्वर्ट करेगा. मतलब जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट था उसको ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, स्टमक करेगा. साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के साथ ही साथ वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में भी कन्वर्ट करेगा, लेकिन लिटिल अमाउंट में, ज़्यादा नहीं करेगा. ठीक है, तो ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है. अब ये बोलता है कि जो मैं तभी कन्वर्ट करूँगा, मैं तभी फूड को डाइजेस्ट करूँगा, तभी प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करूँगा जब मेरा फूड क्या होगा, एसिडिक होगा. क्या होगा, एसिडिक होगा. अभी आपको एसिड और बेसिक नहीं पता, आपके आगे चैप्टर आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है. मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा एसिड और बेस क्या होता है. एसिड एंड बेस. ठीक है, अब मान लो कभी आपके पेट में बहुत तकलीफ हुई हो, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ हो, उसमें इरिटेशन हुई हो या सेंसेशन हुई हो स्टमक के अंदर, तो वो क्या होता है, जो आपको पेट के अंदर सेंसेशन हुई है या जलन सी हो रही है आपके पेट के अंदर, वो किसकी वजह से हो रही है, इस एसिड की वजह से. मतलब कि आप बोलते हो, आपकी मम्मी बोलती है आपको एसिडिटी हो गई, आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया, आपको क्या हो गई, एसिडिटी हो गई. किससे हुई वो, ऑयली फूड खाने से हुई.
ऑयली फूड खाने से हुई। तो बेसिकली ऑयली फूड खाने से हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब आपको जब एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या लेते हो, आपकी मम्मा आपको इनो देती है। इनो क्यों देती है, क्योंकि ये जो एसिड है वो बेस के साथ मिलकर क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। उस एसिड को, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। वैसे तो हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट रहता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। जब उस कम अमाउंट से ज़्यादा हमारे स्टमक में एसिड एक्सीड कर जाता है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है और हमें सेंसेशन होने लग जाती है। उस सेंसेशन को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। उस बेस का नाम क्या है, इनो। उस इनो में क्या प्रेजेंट रहता है, बेस प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, हमारी एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रल। मतलब एसिड और बेस मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, न्यूट्रल बना दिया। हमारी सेंसेशन को उसने ख़त्म कर दी। इसलिए हमारे जो पेट में सेंसेशन होती है इनो लेने के बाद ख़त्म हो जाती है। एक और देखो, एसिड होता है ना, वो टेस्ट में, जैसे कर्ड आप लेते हो, कर्ड कैसा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। तो जो सब्सटेंस खट्टे होंगे, सोर होंगे, वो कैसे होंगे, एसिड होंगे। सोर इन टेस्ट होंगे, वो कौन होंगे, एसिड होंगे। अब बेस है, बेस क्या होता है, टेस्ट में बिटर होते हैं, बिटर होते हैं। जैसे कि सोप हो गया, सोप को वैसे तो आप टेस्ट नहीं करके देख सकते, बट लेकिन उसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट उसका। तो वो कौन सा होता है, बेस होता है। अब आपको एसिड एंड बेस का एक ओवरव्यू पता चल गया। अब हम चलते हैं इधर की तरफ। ये पेप्सिन जो है ये क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये लेकिन ये क्या बोलता है, मैं प्रोटीन को एमिनो एसिड में तभी कन्वर्ट करूंगा जब जो मेरा फूड होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसको क्या चाहिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो फूड चाहिए वो इसको एसिडिक चाहिए। अब फूड को एसिडिक करने का काम कौन करता है, ये HCl करता है। ये HCl करेगा। ये HCl क्या करेगा, जो भी फूड पाइप से जो भी फूड आया स्टमक में वो क्या करेगा, इस HCl के साथ मिक्स होके वो जो हमारा फूड है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हो तो क्या होता है, आपकी एसिडिटी, ये जो HCl है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी स्टमक में इस तरह से सेंसेशन, ये वो अटैक करता रहता है आपके स्टमक में और आपको सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। तो ये क्या करता है, हमारे फूड को एसिडिक कर देता है और बैक्टीरिया भी किल करता है। और किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि फूड एसिडिक होगा तभी तो ये पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जब फूड एसिडिक नहीं होगा तब ये वाला प्रोसेस भी नहीं होगा। इसलिए हमारे स्टमक में कुछ अमाउंट ऑफ एसिड जरूरी होता है। अब ये जो एसिड है, HCl जो होता है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर ये आपके हाथ पे गिर जाएगा ना तो आपको पूरा हाथ जल जाएगा, इतना डेंजरस होता है ये। तो आप बोलोगे कि स्टमक में कैसे रह रहा है ये इतना डेंजर होता है तो स्टमक में कैसे रह रहा है। ये हमारे स्टमक के लिए यूज़फुल है। क्यों यूज़फुल है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लेकिन इस HCl को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इस HCl को ख़त्म कौन करता है, ये म्यूकस खत्म करता है। कौन खत्म करता है, म्यूकस खत्म करता है। अब तीनों के काम पता चल गए। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसके लिए फूड क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। फूड को एसिडिक कौन बनाता है, HCl बनाता है। अब इस HCl को स्टमक से ख़त्म कौन करता है ताकि हमें एसिडिटी ना हो, तो इस HCl को ख़त्म कौन करता है, ये म्यूकस करता है। प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एसिड और इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक का मतलब क्या है, जो HCl है वो हमारी स्टमक में अटैक करेगा। अगर ज़्यादा HCl हो जाएगा तो हमारे स्टमक में अटैक करेगा, और जब वो स्टमक में अटैक करेगा तो हमें सेंसेशन होगी। उस सेंसेशन को वो सेंसेशन हमारे स्टमक में नहीं हो तो वो कौन करता है इसका काम, म्यूकस करता है। किसको ख़त्म करने का, HCl ख़त्म करने का। ये हमारा स्टमक की क्या हो गई, फंक्शनिंग हो गई। अब हम देखते हैं जो हमारा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज में नहीं जाएगा। सबसे पहले किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले भी हमारा जो फूड है वो क्या होता है, पेनक्रियाज और लीवर में जाता है। ये जो पेनक्रियाज और लीवर है ना, ये कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। उस एंजाइम के थ्रू हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारे फूड का डाइजेशन हो पाता है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमारा फूड क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला तो जाएगा लेकिन उसका डाइजेशन नहीं होगा। इसलिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कैसे ज़रूरी है।
अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो फूड था वो स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इससे पहले वो किससे होता हुआ जाता है, लीवर से और पैनक्रियाज से। अब ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, हाईली कोइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, मतलब कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, रिसीव्ड सेक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज, ये क्या करती है, जो फूड था हमारा उसका क्या होता है, सेक्रेशन होता है। अब वो सेक्रेशन किसके थ्रू होता है, इन लीवर के थ्रू और पैनक्रियाज के थ्रू। अब वो कैसे होता है वो हम देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले ये देखो, इट्स वॉल ऑल्सो प्रोड्यूस जूस, इसकी जो वॉल्स है ये भी क्या प्रोड्यूस करती है, जूसेस प्रोड्यूस करती है, जो किसके काम आती है, फूड को डाइजेस्ट करने के काम आती है। कोई भी जूस प्रोड्यूस होगा वो जूस किसके काम आएगा, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के काम आएगा। अब लीवर और पैनक्रियाज को देखो, इससे पहले लीवर को देखने से पहले पैनक्रियाज को देखना है। पैनक्रियाज क्या होता है, लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड, क्या होता है, बहुत बड़ा ग्लैंड है लेकिन लीवर से छोटा है, क्रीम कलर का होता है, क्या होता है, ग्लैंड होता है ये एक तरह से। ठीक है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड रहता है। इट प्रोड्यूस जूस, ये क्या प्रोड्यूस करता है, जूस प्रोड्यूस करता है। उस जूस में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, क्या प्रेजेंट रहते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन लिटिल अमाउंट में कन्वर्ट हुआ। अब जो थोड़ा सा और अमाउंट है वो कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा, किसमें, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये भी थोड़ा अमाउंट में करेगा। जो कंप्लीट डाइजेशन होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, जो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड में। और लेकिन ये बोलता है जो फूड होगा वो हमारा कैसा होगा, एल्केलाइन होगा। ये एल्केलाइन का मतलब क्या था, जो मैंने यहाँ आपको एसिड प्लस बेस बताया, और ये जो बेस था इसी का दूसरा नेम क्या है, एल्केलाइन। बेस का दूसरा नाम क्या है, एल्केलाइन। ठीक है, तो यहाँ एल्केलाइन बेस को बोला है। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये बोलता है जो फूड होगा वो जब बेस होगा, एल्केलाइन होगा, तभी मैं प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो अब ये जो फूड है ये एल्केलाइन कौन बनाएगा, तो इसके लिए ये जो लीवर है ये करता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी एक जूस प्रोड्यूस करता है। उस जूस को क्या बोलते हैं, बाइले जूस बोलते हैं। ठीक है, और बाइले सॉल्ट भी क्रिएट करता है। अब ये जो बाइले जूस है ये क्या करता है, फूड को एल्केलाइन बना देता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा था ट्रिप्सिन कि मेरे को फूड कैसा चाहिए, एल्केलाइन चाहिए। अब फूड को एल्केलाइन कौन बनाएगा, ये बाइले जूस बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्केलाइन बनाएगा, यानी कि बेसिक बनाएगा। जब ये फूड बेसिक बना देगा तो ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सबसे पहले फूड लीवर में जाएगा, वो क्या करेगा, फूड को किस में कन्वर्ट करेगा, बेसिक में कन्वर्ट करेगा, एल्केलाइन बनाएगा। एल्केलाइन बनाने के बाद ये जो पैनक्रियाज है ये क्या करेगी, जो इसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये ट्रिप्सिन और लाइपेज है ना, ये दोनों एंजाइम है। इस पैनक्रियाज के अंदर ट्रिप्सिन प्रेजेंट रहता है, एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कब करेगा, जब ये फूड को एल्केलाइन बनाएगा तभी करेगा। फिर उसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज भी क्या है, एक एंजाइम है जो कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में प्रेजेंट रहता है कौन सा एंजाइम, लाइपेज। अब ये लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या बोलता है, जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में होना चाहिए, तभी मैं फैट को, जो भी हमारे फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट है उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ूंगा, डाइजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये फैट को, जो फूड है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, वो काम करता है ये जो हमने जो लिवर पढ़ा वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, बाइले जूस और बाइले सोल्ट। तो ये बाइले जूस तो फूड को एल्केलाइन बना देता है, और ये बाइले सोल्ट क्या करता है, फैट को उसके स्मॉलर पीसेस में तोड़ देता है, फूड को स्मॉलर पीसेस में
तोड़ देता है, जिससे कि जो हमारा जो पेनकिरास है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम जो प्रेजेंट है वो क्या कर सके, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर सके। ये समझ में आया। एक बार यहाँ देखो, हमारा फूड कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले हमारे फूड का सेक्रेशन होता है। अब वो फूड का सेक्रेशन कौन करते हैं, ये दोनों, लीवर और पेनकिरास। ये दोनों, ये समझ लो कि ये दोनों भाई भाई है। अब एक भाई काम करता है तो दूसरा भाई उसको कंप्लीट करता है। जब सबसे पहला वाला भाई अगर काम पूरा नहीं करेगा तो दूसरे वाला भाई उसको कंप्लीट तब तक नहीं करेगा जब तक वो पहले वाला भाई अपने काम को कंप्लीट ना कर ले। तो क्या करेगा, जो पेनकिरास होते हैं इसके अंदर दो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, लाइपेज और कौन सा था, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। और लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, ये जूस प्रोड्यूस करता है, बाइले जूस और बाइले सॉल्ट, ये दो चीज़ प्रोड्यूस करता है। पेनकिरास बोलता है कि मैं लाइपेज जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये बोलता है कि मेरे को फूड एल्केलाइन चाहिए, बेसिक चाहिए, और जो मेरा फूड है वो स्मॉलर पीसेस में होना चाहिए। तो इसका काम कौन करता है, ये लीवर करता है। लीवर क्या करेगा, इसके अंदर जो बाइले जूस और जो बाइले सॉल्ट प्रोड्यूस हुए थे वो क्या करते हैं, फूड को क्या बना देते हैं, एल्केलाइन बना देते हैं, और जो हमारा जो फूड है उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर देता है। तो ये दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, ये समझ लेना। अब हमारा जो फूड है वो किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की वर्किंग क्या है, अब हम वो देखते हैं। अब देखो, जो हमारा फूड है वो किस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ये मैंने बताया था इसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है इसकी लेंथ, ठीक है। फिर क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। ये जो हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, ये क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं और विलीज प्रेजेंट रहती है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये देखो, ये क्या है, विलीज है। अब इस विलीज के अंदर भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन तक पहुंचाते हैं जहां हमें नीड होती है, ठीक है। तो मैंने यही लिखा है, डाइजेस्टेड फूड, जो भी यहाँ हमारा फूड जो था डाइजेस्ट हो गया वो किस में पास होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड वेसल। अब जो बचा हुआ जो फूड है वो किस में डाइजेस्ट हो जाएगा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। जितने भी हमारे कंपोनेंट रह गए थे, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमीनो एसिड, फैट से फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल, इसमें से जितने भी कंपोनेंट रह गए थे उन सब का डाइजेशन किस में हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। ये यहाँ लिखा, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टिनल जूस। किसकी हेल्प से होता है, इंटेस्टिनल जूस की हेल्प से होता है, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं, और क्या करते हैं, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देयर, दीज आर कॉल्ड विलीज। अब ये जो हमारी जो इंटेस्टाइन है ना, इसमें 1000 स्ट्रक्चर्स रहती है, 1000 ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक विलीज, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहती है इस तरह से, और इधर भी रहेगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है इनको क्या बोला है, विलीज बोला है। ये देखो, विलीज हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड विलीज। फिंगर की तरह दिखती हैं ये बिल्कुल, ठीक है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया और फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब इन विलीज का काम क्या है, ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। जब ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी
तो फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाएगा। सरफेस एरिया मतलब मान लो एक ग्लास है, ग्लास में कितना सरफेस एरिया, ज़्यादा कम सरफेस एरिया, और पानी जो ग्लास के अंदर जो पानी है उसको आप प्लेट में डाल दो। अब सबसे ज़्यादा एरिया किस में आया, प्लेट में आया, सबसे ज़्यादा पानी प्लेट में आएगा, ऊपर ऊपर जो पानी आएगा वो सबसे ज़्यादा किस में आएगा, प्लेट में आएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, ऊपर ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। जैसे मान लो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, अगर ये स्ट्रक्चर, ये जो विलीज है अगर ये इस तरह से होती तो क्या होता, फूड का इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, क्योंकि ये देखो इसके बीच में कितना सा गैप है, यहाँ भी बहुत कम गैप है, तो क्या होता, फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो ये क्या करती है विलीज, इनका जो वो इनकी जो स्ट्रक्चर है इनको क्या करती है, इनके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो यहाँ ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो पाएगा, यहाँ भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक है। ये खुल जाती है पूरी, और यहाँ से इनके बीच में स्पेस बन जाता है, इन विलीज के बीच में स्पेस बन जाता है, जो किसके काम आता है, फूड को एब्जॉर्ब करने के काम आता है, ठीक है। ईच विली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थीन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब जो ईच विली है मतलब हर विली के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरह से। ये जो मैंने लाइंस बनाई है ना, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। इस तरह से ब्लड वेसल्स क्या प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी यहाँ फूड आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड। अब ये जो सरफेस है विली का, ये जो सरफेस था, यहाँ फूड आया, अब ये फूड यहाँ आने के बाद ये जो विलीज है ये क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, किसकी हेल्प से, इस ब्लड वेसल्स की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है। तो absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs of body where they used to build complex substance such as protein. This process is known as assimilation. क्या बोल रहे हैं कि जब ये फूड आया एब्जॉर्ब, सबसे पहले ये जो विलीज है क्या करेंगी, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी, इंक्रीज करने के बाद यहाँ फूड एब्जॉर्ब होगा, और फूड एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करेंगी। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करेंगी, ये जो फूड था, जो भी हमारा जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी कन्वर्ट हुआ, ये क्या करेगी, उन सबको हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन तक पहुंचाएंगी, जब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पहुँचाएगी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला है, असिमिलेशन बोला है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा बचा हुआ फूड है, जो भी अनडाइजेस्टेड रह गया, या फिर बोल सकते हैं जो यहाँ डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड, हमारा जो भी रह गया वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, वो वेस्ट हमारा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। मतलब एक तो वाटर जाता है, वाटर और सॉल्ट, ये दोनों चीज़ क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, और जो भी बचा हुआ फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, और जो रह जाता है अनडाइजेस्टेड फूड है, जो मतलब डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता, वो कहाँ हो जाता है, वेस्ट के थ्रू इस एनस से बाहर निकल जाता है। तो देखिए जो हमारा फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर और सॉल्ट रह गए थे उन सब का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। ये देखो इट इज़ द वाइडर एंड शॉर्टर, एंड इसकी लेंथ क्या होती है, 1.5 मीटर होती है। फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो क्या करता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन एज सेमी सॉलिड फेसेस। ये क्या करता है, जो भी वाटर और सॉल्ट तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके अलावा जो फूड रह गया अनडाइजेस्टेड वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में। यहाँ मैंने रेक्टम नहीं लिखा था, आप नोट कर लेना इसको, रेक्टम को, ठीक है। रेक्टम इधर रहता है,
तो ये रेक्टम क्या करता है, इसके अंदर जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो रह जाता है। कौन से फीसेस में, सेमी सॉलिड फीसेस में रहता है। अब ये जो सेमी सॉलिड फीसेस जो हमारा है ये क्या करता है, रिमूव हो जाता है। ये जो फीसेस है ना ये क्या होते हैं, रिमूव हो जाती है। किसकी फॉर्म में, वेस्ट की फॉर्म में एनएस के थ्रू बाहर निकल जाती है। यही लिखा हुआ है, ये देखो, द फीसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनएस फ्रॉम टाइम टू टाइम रिमूव हो पाते हैं। दिस इज कॉल्ड ईजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ईजेशन बोलते हैं। ये आपका यहाँ ये कंप्लीट हो गया आपका पूरा डाइजेशन इन ह्यूमंस। आपने पढ़ा कि सबसे पहले आपने क्या कराया, इंजेशन कराया, इंजेशन कराया। इंजेशन दोनों सेम वर्ड है, बोलने में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। इसको इंजेशन बोलेंगे और इसको ईजेशन बोलेंगे। इंजेशन किसको बोलते हैं, जब हम फूड अपने अंदर लेते हैं, अपने अंदर पास कराते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। और उसके बाद हमारा प्रोसेस आया डाइजेशन। जो हमारा ये जो पूरा ये जो बॉडी का जो सिस्टम है ये क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो सबसे लास्ट प्रोसेस आता है वो होता है ईजेशन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनएस के थ्रू बाहर निकालना, उसको क्या बोलते हैं हम, ईजेशन, ठीक है। ईजेशन और इंजेशन ये दोनों याद रखना। तो ये आपका हो गया डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो हमें पता कैसे चला कि हमारी बॉडी के अंदर ये सब प्रोसेस हो रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एलेक्सिस सेंट मैरिटिन। ये जो पर्सन था वो बहुत, उसको किसी ने गन से शूट कर दिया था। अब जब उसको गन से शूट किया तो वो जो उसकी जो गन की जो शूटिंग थी वो कहाँ थी, उसके सीधा चेस्ट में गई। जो गोली होती है ना गन की, वो कहाँ गई, उसके चेस्ट में गई और स्टमक में पहुँच गई, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उसने देखा, जो अमेरिकन डॉक्टर था जिसका नाम था विलियम, तो उसने क्या किया, इसको, ये जो सेंट मैरिटिन था ना, इसको डॉक्टर के पास ले जाएगा। कौन से डॉक्टर के पास, अमेरिकन डॉक्टर विलियम के पास। अब इन डॉक्टर ने क्या किया, ये डॉक्टर इसको पेशेंट को बचा तो नहीं पाया क्योंकि उस टाइम में इतनी डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं ह्यूमन के अंदर देखूं कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है और हमारा जो स्टमक है, चेस्ट है, ये सब कैसे करता है। उसको जो गोली थी वो चेस्ट में लगी थी, तो वो बोलता है कि मैं क्यों ना इसके अंदर देखूं कि क्या है। तो उसने क्या किया, ये जो एलेक्सिस सेंट मार्टिन था ना, उसका जो स्टमक वाला पार्ट था और चेस्ट वाला पार्ट था पूरा ओपन करके देखा। तो उसने क्या देखा, जो स्टमक है हमारा, उस स्टमक में कंटिन्यूस क्या हो रही है, चर्निंग हो रही है। किसकी, फूड की, मतलब फूड जो था वो कंटिन्यूसली डाइजेस्ट हो रहा है। ये देखो, टुक अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक एंड स्टमक वॉज चर्निंग ऑफ फूड्स। जो स्टमक था वो क्या कर रहा था, फूड को चर्न कर रहा था। और जो हमारा जो स्टमक था वो क्या था, किससे कनेक्ट था, इस फूड पाइप से कनेक्ट था। और कहाँ ओपन हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा था। और कब ओपन हो रहा था, ये ऐसे ही ओपन नहीं हो रहा था। उसने देखा जब फूड हमारा पूरा का पूरा स्टमक में डाइजेस्ट हो गया, मतलब जितना उसका काम था स्टमक का, जब उसने वो कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद जो पूरा कंप्लीट होने के बाद एक नीचे से एक जगह ओपन हुई, उसको क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो स्टमक था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ था, जो कि कब ओपन हो रहा था, जब फूड को पूरा वो डाइजेस्ट कर रहा था, अपने जो स्टमक का जो फंक्शन है वो कंप्लीट कर रहा था, उसके बाद ही ये जो होल था ये ओपन हो रहा था। तो ये सब डिस्कवरी किसने की थी, अमेरिकन डॉक्टर विलियम ने। ये आपको नेम याद रखना है, ठीक है। और शूट किसको हुआ था, एलेक्सिस सेंट मार्टिन को हुआ था। ये बस आपका इतना ही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डाइजेशन इन, अब हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस देख लिया, अब हम देखेंगे डाइजेशन इन एनिमल्स। डाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ने से पहले हमारा एक टॉपिक रह गया जिसका नेम है डायरिया। डायरिया क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि आपको
फूड पॉइजनिंग हो गई या वॉमिट हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो किस रीज़न से होती है, या आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गए तो वो किस वजह से होते हैं, डायरिया। मतलब आपको क्या हो गया, कंटिन्यूसली हो रहे हैं, आपको क्या हो रहा है, वाटरी स्टूल, तो उसका मतलब है आपको क्या हो गया है, डायरिया हो गया है। ठीक है, समटाइम्स यू नीड टू पास द वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली, मतलब आप जा रहे हो और फिर से मतलब कंटिन्यूसली, जैसे बोलते हैं फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी, इसका मतलब है डायरिया। मतलब आपको क्या हो गया, डायरिया हो गया। कोज्ड बाय इन्फेक्शन, किसकी रीज़न से होता है ये, इन्फेक्शन की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, और इनडाइजेशन की वजह से होता है, मतलब कोई फूड आपका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से भी आपको ये डायरिया हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये सबसे कॉमन होता है किसमें, चिल्ड्रन में। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन किसमें है, चिल्ड्रंस में। ठीक है, मे कॉज्ड फेटल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर आप एक दिन पानी नहीं पियोगे या नमक नहीं खाओगे तो आप क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, फेटल हो जाओगे। तो यही बोला, जब हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस होगा किसका, वाटर का और सॉल्ट का, तो हम क्या हो जाएंगे, फेटल हो जाएंगे, मतलब बेहोश हो जाएंगे। तो हमें इस कंडीशन में डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देता है, डॉक्टर हमें वाटर पीने को कहता है, प्लेंटी ऑफ वाटर, बॉइल्ड वाटर और कूल्ड वाटर, और उसके अंदर क्या मिलाने को बोलते हैं, सॉल्ट एंड शुगर। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ORS सॉल्यूशन बोलते हैं। कभी अगर लूज मोशन हो जाते हैं तो डॉक्टर जो है बोलता है ORS सॉल्यूशन पीना, तो वो ORS सॉल्यूशन क्या है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। फुल फॉर्म क्या है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो क्या, जिसके अंदर क्या रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है, वाटर में मिक्स करके पीते हैं, और सॉल्ट प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, और शुगर प्रेजेंट रहता है। रीहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की जो कमी है उसको कंप्लीट करना। हाइड्रेशन का मतलब वाटर, और री का मतलब पूरी करना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ओरल सॉल्यूशन, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो जब भी डायरिया हो जाता है डॉक्टर हमें क्या एडवाइस देगा, ORS सॉल्यूशन पीने को कहेगा। अब हम देखते हैं डाइजेशन इन एनिमल्स। देखते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स जो हैं जो ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। जो ग्रास होती है ना, एक बात आपको याद रखनी है, जो ग्रास होती है ना उनमें क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेल्यूलोज, ये चीज़ प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब ये जो आपने देखा होगा जो एनिमल्स है, या काऊ है या बफेलो है, वो क्या करती है, कोई भी ग्रास या खाना खाती है, उसके बाद वो ग्रास खाने के बाद जो है उनका जो मुंह होता है वो चलता रहता है कंटिन्यूसली। मतलब वो कुछ खा नहीं रही होती, खा चुकी होती है, फिर भी उनका जो मुंह होता है वो चलता रहता है। वो किस वजह से होता है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन जो ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब ये देखो इनका डाइजेशन कैसे होता है। ये हमारी काऊ है, ये इसका डाइजेशन सिस्टम है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इसका माउथ है, यहाँ से ये इसकी फूड पाइप है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो इसका जो पूरा पार्ट है ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, अब क्या होगा जब ये यहाँ से घास खाएगी, ग्रास खाएगी, तो क्या होगा, वो ग्रास फूड पाइप में जाएगी, फूड पाइप के थ्रू होती हुई ये रूमेंस में जाएगी। ये जो इसका जो पार्ट है ये क्या है, रूमेंस है, ये वाला पार्ट जो है रूमेंस। ठीक है, ये इसका रूमेन है। जब ये ग्रास खाएगी तो ये क्या करेगी, जो खाना है उसके अंदर जितना भी सेल्यूलोज है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगी। स्टोर करने के बाद यहाँ देखो, द स्वेलोड फूड क्विकली एंड स्टोर इन रूमेंस। जो फूड है हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, रूमेंस में स्टोर हो जाएगा। और रूमेंस के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे उनका जो ग्रास है इनको डाइजेस्ट कर देते हैं। ग्रास जो क्या होती है, सेलुलोज रिच होती है, तो सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन रूमेंस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। किससे डाइजेस्ट होते हैं,
बैक्टीरिया के थ्रू डाइजेस्ट हो पाते हैं। अब जो थोड़ा जो पार्ट था ग्रास का वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो बचा हुआ जो पार्ट है वो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट है, रिमेनिंग जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट क्या कहाँ जाएगा, वापस फूड पाइप के होता हुआ इनके माउथ में वापस से जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। ये मतलब ये जो प्रोसेस को नहीं, सॉरी, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ फूड था, रिमेनिंग पार्ट ऑफ फूड, इसको क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, कर्ड। ठीक है, बट लेटर कर्ड इज रिटर्न टू द माउथ एंड एनिमल्स च्यू इट। जो कर्ड था हमारा, ये लिखा हुआ पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। जो हमारा आधा डाइजेस्ट हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। तो जो कर्ड था वो कहाँ जाएगा, अब इनके माउथ में जाएगा, और एनिमल क्या करते हैं, उसको च्यू करते रहते हैं, और च्यू करने के बाद इसलिए जो उनका माउथ है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। ग्रास सेलुलो, ये तो बता ही दिया मैंने कि ये जो उनका जो डाइजेशन होता है किसकी हेल्प से होता है, बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। अब दोबारा एक बार देख लो, जो फूड था वो पाइप, इस फूड पाइप से होता हुआ किस में जाएगा, रूमेंस में जाएगा, जहाँ इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू डाइजेशन होता है। अब ये जो डाइजेस्ट फूड हो गया, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, उसको नाम क्या दिया है, कर्ड नाम दिया है। अब वो कर्ड है वो दोबारा से इस फूड पाइप के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, इनके माउथ में जाएगा, इसलिए ये कंटिन्यूसली अपना मुंह चलाते रहते हैं, मतलब उसको चबाते रहते हैं फूड को। तो अब चबाने के बाद जो होगा इनका फिर से पूरा डाइजेशन हो जाएगा, जो फूड था इनका पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। इस तरह से इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता रहता है। अब हमारे अंदर इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता, इसलिए हम जो ग्रास है हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इन अमीबा, अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि किसकी कैटेगरी में आता है, सिंगल सेल की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और फूड वॉक्यूल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फूड वॉक्यूल होता है वो बबल की स्ट्रक्चर, जैसे बबल्स होते हैं ना, सेम बिल्कुल वैसा ही होता है ये भी। ठीक है, और ये जो होता है इसके दो फिंगर्स आगे की तरफ, ये जो दो फिंगर्स बने हुए हैं ना, इस तरह से रहते हैं अमीबा के अंदर, जो क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं। इन फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडियम। ठीक है, ये देखो, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड्स एंड वाटर। कहाँ मिलता है ये, पॉन्ड्स एंड वाटर में मिलता है। एंड इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है। सेल मेम्ब्रेन मतलब ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वोक्यूल्स भी प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अमीबा कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। ये क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली अपनी शेप को और पोजीशन को चेंज करता रहता है। मतलब अभी ये इस शेप पे है, जब ये फूड कैप्चर करेगा तो कुछ और शेप में आएगा, जब फूड का इजेशन करेगा तब ये कुछ और शेप में आएगा। हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस में 3 स्टेप्स पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन और इजेशन। इसमें भी यही 3 स्टेप्स होते हैं, अमीबा में भी यही 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन होता है। इंजेशन में क्या होगा, फूड को अंदर लेना, अंदर कैप्चर करना, उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन। फिर क्या होगा, इसका जो अंदर फूड लिया उसका क्या होगा, अंदर डाइजेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, डाइजेशन। और लास्ट में जो भी वेस्ट है, फूड का जो भी वेस्ट है वो क्या करेगा, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। ठीक है, तो ये देखो, ये अमीबा है, ये इसकी जो 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, सूडोपोडियम, ये फूड वॉक्यूल और ये न्यूक्लियस। अब देखो, कोई भी फूड इसके पास आ जाता है तो इसको स्मेल आ जाती है, सेंस आ जाती है उस फूड की, तो वो क्या करता है, उस फूड के अराउंड इकट्ठा हो जाता है। जैसे ये देखो, ये फूड पार्टिकल था, इसके अराउंड क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, ये इसको सेंस आ गई फूड की कि हाँ मेरे पास फूड आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, उसके अराउंड इकट्ठा हो जाता है। अब क्या करेगा, ये जो 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये इसको क्या करेगी, घेर लेंगी।
लेंगी। अब घेरने के बाद देखो इस तरह से, ये जो 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला है, सूडोपोडियम, या क्या करेंगी, इसको पूरी तरह से घेर लेंगी। घेरने के बाद कुछ ये इस तरह से शेप ले लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इसने घेर लिया तो इसका क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। फूड जो था अंदर चला गया, पूरा अंदर कैप्चर हो गया। उसके बाद जो भी इस फूड को क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी इसका वेस्ट होगा उसको क्या करेगा, उसका इजेशन कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा। ये देखो उसने बाहर निकाल दिया, तो इसको क्या बोला है, फूड इजेस्टेड, इजेस्टेड फूड। ये वाला जो फूड है ये क्या है, इजेस्टेड फूड है। ठीक है। अब ये जो अमीबा है ये क्या करता है, ये जो इसने जो फूड लिया, ये फूड की हेल्प से क्या करता है, इसकी ग्रोथ होती है। जैसे जब हम फूड लेते हैं तो फूड से हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है ना, वैसे अमीबा की भी ग्रोथ होती है। मल्टीप्लिकेशन होता है अमीबा का। मल्टीप्लिकेशन मतलब अभी ये एक है, फूड लेगा तो इसकी ग्रोथ होगी, तो ये एक से क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। तो फूड इनमें मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है और ग्रोथ के लिए काम आता है। तो ये हमारा अमीबा के बारे में था। अब मैंने जो आपको ये प्रोसेस बताई है, आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है। ठीक है। ये जो 2 मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, और जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया है वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है। हमारा ये जो चैप्टर था यही ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ा और इन एनिमल्स पढ़ा और डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा। इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।